कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। गंदरू भाई, क्या हाल समाचार है? भाई हाल समाचार तो बिल्कुल चकाचक है, टनाटन है। वाह, तो चलिए हमारे और कृषक भाई बहनों का भी हाल समाचार अच्छा करते हैं, कुछ समाचार दिखा लेते हैं। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। जी हाँ, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एजोला चारा उत्पादन के लिए 100% अनुदान की सुविधा है उपलब्ध। आज हम जानेंगे मिट्टी परीक्षण के लिए मृदा नमूना इकट्ठा करने की विधि। रबी मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं HQPM1। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पशुपालन की तरक्की के लिए केंद्र प्रायोजित और पशुपालन विभाग राज्य सरकार द्वारा संचालित एजोला उत्पादन एवं प्रत्याक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरा चारा के सशक्त विकल्प के रूप में एजोला उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। इस योजना की इकाई लागत 5,000 रुपये है, जो किसानों को 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवानी हो तो इस विधि से मृदा नमूना इकट्ठा करें। सबसे पहले मृदा के ऊपर घास फूस साफ कर लें। उसके बाद मृदा ट्यूब या बर्मा द्वारा 15 सेंटीमीटर गहराई तक मृदा की एकसार टुकड़ी काट लें। यदि आपको कुदाल या खुरपी का उपयोग करना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की एकसार टुकड़ी काटें। एक खेत से 10-12 अलग अलग स्थानों से मृदा की टुकड़ियां लें और उसे एक साफ कपड़े में इकट्ठा कर लें। जो किसान पॉली हाउस में सब्जी फसल टमाटर की खेती कर रहे हैं, वो इसके बेहतर उत्पादन के लिए कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान दें। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें, निकाई गुड़ाई कर खरपतवार निकालते रहें और ड्रिप इरिगेशन से खाद दें। पॉली हाउस में टमाटर की खेती की जा रही हो तो उसमें टपक सिंचाई तकनीक से पटवन करना काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसमें घुलनशील खाद पानी में डालकर पौधों तक पहुंचाने की सुविधा रहती है। इससे कम खाद और कम पानी से ही पौधों का पर्याप्त नमी और पोषक तत्व दोनों मिल जाता है। इसमें किसान को समय समय पर निकाई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो पहला तो है कि नमी जो है मतलब बना हुआ रहे। दूसरा है कि जैसे निकाई गुड़ाई मतलब थोड़ा सा भी अगर घास है तो आप उसका निकाई गुड़ाई कर लें। तीसरा है कि पॉली हाउस में जो है हम जब टपक सिंचाई लगाते हैं तो आप खाद जो रासायनिक खाद है, जो जल में घुलनशील खाद है, उसका प्रयोग कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य करें, जिससे कि पौधों की बढ़वार और फल की गुणवत्ता बना रहे। साथ ही साथ कीट के बचाव के लिए आप क्रॉप गार्ड नामक जो एक प्लास्टिक आ रहा है, जो जेल आ रहा है, उसको अगर आप पॉली हाउस में लगा देते हैं या आप उसको नहीं लगा करके आप जो पाइप है उसमें ब्लू रंग का और पीला रंग का पेंट कर देते हैं और उसमें जो ग्रीस हो या भेसलिन हो, कुछ भी चिपचिपा पदार्थ अगर उसमें लगा देंगे तो उससे जो है कीट का नियंत्रण हो जाएगा। रबी मौसम आ चुका है। जो किसान इस मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें इस फसल से ज़्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाई जो रबी मक्का की खेती करना चाहते हैं उनको हाइब्रिड किस्म का चुनाव करना चाहिए। हाइब्रिड किस्म में किसान भाई HQPM1, मालवी मक्का 2, Pro 311, Bio 9681 जैसी किस्मों का वो प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई अगर कंपोजिट किस्म में बिरसा द्वारा उपलब्ध है बिरसा विकास मक्का 2, स्वान, BM1 जैसी किस्में भी हैं, जिनको वो लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राज्य के किसान क्रिसेट हो, व्हील हो, ग्रबर या ग्रबर कम व्हील हो जैसे कृषि यंत्रों से इस मौसम में सब्जी फसल लगे खेतों से सहज और सरल तरीके से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। आज कृषि विशेषज्ञ की सलाह में हम जानेंगे कि धान खेत में कटाई के वक्त
पानी जमा हो तो क्या करें और क्यों करें? धान भाई नीची ज़मीन में धान की फसल को रोपा विधि से लगाए हैं तो कटाई से पहले आपको चाहिए कि खेत से पानी काट करके बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि इससे आपको कृषि कार्य करने में आसानी होगी और जो धान के यह पौधे हैं उसको काटने में आपको आसानी होगी और जो काटने के क्रम में जो पौधे गिर जाते हैं पानी में वो उससे आप बचेंगे और आपकी धान की गुणवत्ता बढ़ेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4100 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1750 रुपए, चना 3350 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 5900 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 5800 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। गंदरू भाई का पिटारा खुलने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बिल्कुल। और किसान भाइयों को भी थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि अब रबी का मौसम आने वाला है। बिल्कुल। और रबी के मौसम में चने की भी खेती होती है। बिल्कुल होती है। तो ऐसा करते हैं कि आज हम अपने किसान भाइयों को चने की खेती के बारे में ही जानकारी दिलवाते हैं। नेकी और पूछ फटाफट दिलवाइए। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे चने की खेत के लिए खेती एवं खेत की तैयारी एवं पैकेज प्रणाली के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो चने की खेती के लिए वो खेत की तैयारी करेंगे एवं उसकी पैकेज प्रणाली किस प्रकार वो तैयार करेंगे। किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं, अभी हुदहुद तूफान आया है और यह काफ़ी क्षति पहुंचाया है। और यह जो असमय बारिश हुई है और इससे जितना क्षति हुआ है, अगर किसान भाई इसका सदुपयोग करें तो बहुत बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं। वैसे खेतों में जहां खेती नहीं करते हैं, वैसे खेतों में खेती करके जो खेत खाली रह जाते हैं उस खेत को फसल से भर सकते हैं और इस असमय वर्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं।
यह एक वरदान भी साबित हो सकता है अगर किसान भाई इसको वरदान के रूप में, चैलेंज के रूप में ले तो। वैसे खेतों में खासकर जहाँ पर सिंचाई की कम सुविधा है, एक भी सिंचाई की सुविधा अगर उनके पास है तो वहाँ पर चना जैसा फसल लिया जा सकता है और काफ़ी अच्छा उपज इससे प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों को जैसा जानते हैं, सब लोग जानता है कि ढेले चना और मैदे गेहूँ, यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर गेहूं की खेती करते हैं किसान भाई तो काफ़ी जुताई करना पड़ता है, महीन करना पड़ता है मिट्टी को। लेकिन अगर चना की खेत तैयारी करते हैं तो बहुत कम जुताई करके चना की फसल ली जा सकती है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत जुताई करना हो और महीन करना हो, ढेला जैसा भी अगर रहेगा खेत तो उसमें भी चना अच्छा होता है। जो अपने यहाँ जो चना होता है अमूमन किसान भाई देर से करते हैं, नवंबर में बुआई करते हैं, लेकिन अभी मौका है अक्टूबर में ही बुआई करने का। और अभी अगर बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो किस्में हैं किसान भाई जो अपने यहाँ प्राप्त भी है और अच्छा उपज देता है, KPG 59, KPG 59 बहुत बढ़िया किस्म है। यह समय से और देर से दोनों में इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा दूसरी किस्म जो है पूसा 372, यह भी काफ़ी अच्छी किस्म है और अच्छी उपज देती है और इसका बीज भी यहाँ पर मार्केट में और विश्वविद्यालय स्तर पर किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर काबुली में जाते हैं, काबुली की खेती अगर करना चाहते हैं तो काक 2, KAK काक 2 की खेती कर सकते हैं। यह थोड़ा सा कम समय में तैयार हो जाता है और काफ़ी बड़ा दाना होता है, सफ़ेद होता है और अपने जलवायु में हम लोग खेती करके देखे हैं, काफ़ी अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई इन सब किस्मों का चयन करके बढ़िया उपज ले सकते हैं। और इसकी जो बुआई करते हैं लगभग 70 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से चना का बीज दर रखते हैं और अगर काबुली रखते हैं तो 85 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से उसका बुआई करें। जो दूरी रखते हैं लाइन से लाइन 1 फीट और पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और बुआई करने से पहले किसान भाई कोशिश करें अगर उपलब्ध हो पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद या गोबर का खाद इस्तेमाल करें। लेकिन गोबर का खाद जब भी इस्तेमाल करें तो सड़े हुए गोबर का खाद इस्तेमाल करें, नहीं तो उसमें दीमक लगने का प्रकोप होता है और फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तो सड़े हुए गोबर कम से कम अगर 15 दिन पहले अगर डालें बुआई से तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल सड़ा हुआ अगर खाद है तो उसको 1 सप्ताह पहले भी दिया जा सकता है। और जितना उपलब्ध हो जाए, अगर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इससे कम भी अगर करते हैं जो भी उनके पास उपलब्ध हो तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा बुआई से पहले जो खाद लगता है नेत्रजन 25 किलो प्रति हेक्टेयर, स्फुर यानी फॉस्फोरस 50 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास खाद लगभग 25 किलो प्रति हेक्टेयर बुआई से, सारा का सारा बुआई से पहले देना है। और बाद में कोई खाद न देवें, नहीं तो जो चना है वो गिरने का डर रहता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें नाइट्रोजन बनने वाली गांठें बन जाती है, तो बाद में किसी तरह का इसमें खाद नहीं दिया जाता है। इसके अलावा किसान भाई अगर उपलब्ध हो पाए तो सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से। अगर सल्फ़र मार्केट में उपलब्ध नहीं है और SSP उपलब्ध है तो SSP के रूप में अगर खाद का व्यवहार करते हैं तो सल्फ़र ऊपर से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा किसान भाई अगर अच्छा रहेगा अगर चूना अगर मिल जाए या डोलोमाइट मिल जाए तो लगभग 2.5 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से लाइन में, बुआई से पहले लाइन में अगर किसान भाई देते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। और इससे केवल हम लोगों ने रिसर्च करके देखा है कि केवल चूना के व्यवहार से लगभग 25 से 30% उपज बढ़ जाता है। और चूना देने का तरीका है लाइन में जब भी इसको दें हमेशा सामने रख के दें, ऐसा ना हो कि ज़्यादा पड़ जाए, ज़्यादा पड़ जाता है तो बीज गल जाता है। इसलिए बहुत कम मात्रा में बराबर से चूना लाइन में दे के उसको पैर से मिला दें और तब उसमें ऊपर से बीज डालें कि बीज खराब नहीं हो और बीज का पूरा अंकुरन हो और अच्छा उपज प्राप्त हो सके। तीसरी बात क्या है, इसके अलावा किसान भाई जब बुआई कर लेते हैं तो सिंचाई मात्र 1 या 2, अगर अभी नमी बढ़िया है तो सिंचाई 1 भी अगर देते हैं, अगर नमी उसमें है, खेत में रह जाता है, वैसा खेत है तो 1 सिंचाई से काम चल जाएगा। लेकिन अमूमन आमतौर पर 2 सिंचाई, लगभग फूल लगने से पहले 1 सिंचाई और फली जब लगता है उसके बाद सिंचाई, 2 सिंचाई इसमें दिया जाता है। और किसान भाई इसमें सावधानी एक बार बरतना पड़ेगा। आमतौर पर देखते क्या है
कि इसमें साग की खुटाई होती है। तो किसान भाइयों को साग की खुटाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर साग की खुटाई नहीं करते हैं तो पौधा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाएगा और फलियां कम लगेंगी। इसलिए साग की खुटाई चने में ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन साग की खुटाई कब? जब उसमें पत्ते में खटापन आता है, उससे पहले साग की खुटाई बंद हो जानी चाहिए। अगर देर से साग की खुटाई होती है, फूल आने का कभी कभी हमने देखा है कि किसान भाई जब फूल लगता है उस समय भी चने में साग की खुटाई करते हैं, तो उस समय खुटाई अगर होता है तो उपज घट जाता है। जब 35 से 40 दिन की अवस्था, 40 दिन के पहले की अवस्था है, 35 दिन के आसपास की अवस्था, उस समय चने की अगर खुटाई करते हैं तो उपज में बढ़वार देखा गया है। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े लगते हैं, खासकर फली छेदक लगता है। तो फली छेदक के लिए भी सावधानी किसान को बरतनी चाहिए। जब भी किसान भाई खेत में जाते हैं, जिस समय फूल आता है उसी समय से देखना शुरू करें, और जब फूल आता है उसी समय से छोटे छोटे कीड़े फूलों पर बैठना शुरू करते हैं, जो सांप के तरह ऐसे ऐसे चलते हैं और वही फूल को चाट जाता है, और जब फली निकलता है तो उसमें छेद कर देता है और दाने को खा जाता है, तो जिसको फली छेदक बोलते हैं। तो अगर बाद में अगर छिड़काव करते हैं आप तो नुकसान आपका ज़्यादा हो जाता है और बचाव कम होता है और पैसे की बर्बादी होती है। तो किसान भाई को क्या करना चाहिए कि जब फूल आ जाता है उसी समय एक छिड़काव कीटनाशक का, जैसे कीटनाशक में किसान भाई मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं, क्यूनालफॉस ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। इन सब में से अगर क्यूनालफॉस लेते हैं तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मोनोक्रोटोफॉस लेते हैं तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर इमिडाक्लोप्रिड लेते हैं तो मात्र 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो इससे बचाव हो जाएगा। लेकिन 2 बार छिड़काव करना है, एक फूल लगने के समय और एक फली जब लगने लगता है उस समय छिड़काव किसान भाई को करना चाहिए, तो कीड़े से बचाव होगा और उपज अच्छा प्राप्त होगा। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी चने की खेत के लिए, खेत की तैयारी एवं उसके पैकेज प्रणाली के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो झुमकी बहन, चने की खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे विशेषज्ञ महोदय ने दी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। संदेश दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं, आइए। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। चलिए, इस विराम के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे कारू दादा। जोहार दादा। हाँ दादा, जोहार। जोहार। सब क्या हाल चाल? हाँ, सब ठीक ठाक है। अरे सुने क्या बड़ा परेशान है बकरी उकरी को लेकर के आप? हाँ, देखिए ना, मैंने कि कुछ तो बकरी हम रखे हैं। हाँ। और कुछ बकरी और रखना चाहते हैं। तो सवाल है कि जब हम रखना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, किसानी करना चाहते हैं, उसके साथ जानकारी भी रखना चाहिए। तो हमको ये देखना है कि जैसे मान लिया हम बकरी रखे तो मौसम तो बदलता रहता है, जब बदलता है तो हम लोग का भी थोड़ा उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ता है। तो उसी तरह से हम ये जानना चाहते हैं कि बकरी जब हम रख रहे हैं, बकरी जब हम पाल रहे हैं, तो क्या बदलते हुए उसका जो मौसम होगा, जो मौसम बदलाव लेगा, क्या उसका भी स्वास्थ्य का देखभाल करना पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोचे हैं, और सोचिए। बिल्कुल, और किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए कि जैसे ही मौसम बदलता है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे पशुओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बदलते मौसम में हम अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें ताकि हमारे पशु बिल्कुल निरोग रहें, इस विषय पर आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी भी उपलब्ध करा देते हैं। जी हाँ, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ हिमांशु सिंह जी। किसान भाइयों जोहार। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा में हैं और हमारे साथ है यहाँ के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि बदलते मौसम में बकरियों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है और उसका रोकथाम किस प्रकार से किया जाए। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में बकरियों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। बकरियाँ, जहाँ तक पशु में पालन में बकरियों का सवाल है, बकरियाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं किसी भी मौसम में बदलाव के लिए। जैसे मौसम में परिवर्तन होता है तो बकरियों में खास करके सांस की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जैसे निमोनिया।
तो निमोनिया जब भी बकरी में होगा तो निमोनिया में उसके शरीर का तापमान 106 से 107 मतलब बुखार काफ़ी हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, नाक आँख से पानी आने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, भूख ख़त्म हो जाता है और बकरियां सुस्त हो जाती हैं। सुस्त होने के साथ साथ बकरियों में मृत्यु दर 20 से 40% निमोनिया की वजह से होती है। निमोनिया के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं होते हैं। निमोनिया में जैसे हम दवा पिलाते हैं, दवा पिलाते समय अगर दवा फेफड़ा में चले जाए या जीवाणु जनित निमोनिया हो सकती है, विषाणु जनित निमोनिया हो सकती है। और जहाँ तक निमोनिया का सवाल है, ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है जिसको हम लोग छुआछूत की बीमारी कहते हैं। एक से सब में जो संपर्क में आती हैं बकरियाँ, सब में यह बीमारी हो जाती है। इस परिस्थिति के लिए हम जो उपचार देते हैं, इसमें एंटीबायोटिक और सपोर्टिव थेरेपी में बी कॉम्प्लेक्स या लिवर टॉनिक देते हैं, जिससे और जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत उस बकरी को बाकी समूह से अलग कर देना चाहिए और उसका समुचित उपचार शुरू करवा देना चाहिए। अच्छा, आपने अभी लक्षण की बात की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? इसमें जो प्रमुख लक्षण है, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, धड़कन बढ़ जाना, बुखार तेज हो जाना, आँख में किच्ची आना, पीले गाढ़े रंग का स्राव नाक से बहना और बकरियां सुस्त हो जाती हैं। दूर से देखने से ही वो झुंड से अलग चलने लगती हैं। मतलब शुरुआती लक्षण यही? जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इसके अलावा होती हैं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसको किड कहते हैं, मेमना भेड़ के बच्चे होते हैं, बकरियों के बच्चे होते हैं। तो इसमें बच्चों में इसका डिसेंट्री का पतला दस्त का बीमारी होता है, जिसमें बच्चे पतला दस्त करते हैं और ये भी संक्रामक बीमारी है। ये माँ से बच्चों में आती है और इसका भी मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, जिस वजह से इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि जैसे ही इस तरह के बच्चों में इसके डिसेंट्री दस्त के लक्षण आने लगे, इसमें पशु चिकित्सक से सलाह लेकर तुरंत इसका उपचार शुरू करवाना चाहिए। इसमें मृत्यु दर 20 से 30% होती है और बच्चे अचानक से लक्षण प्रकट होने के 2 से 3 दिन में बच्चों की मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, जैसा कि इंसानों में होता है कि इस तरह से अगर पेचिश का लक्षण देखने को मिलते हैं तो उन्हें ORS का घोल दिया जाता है, तो क्या बकरियों में भी इस प्रकार का कुछ घोल वगैरह दिया जाता है? बकरियों में ORS के घोल इतने कारगर नहीं होते हैं जितना कि इसमें डेक्स्ट्रोज और नॉर्मल सलाइन IV नस में चढ़ा करके और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक चढ़ा के इसको तुरंत इस पे रोकथाम किया जा सकता है। अगर इसमें हम थोड़ी भी लापरवाही बरतें तो बकरियों की मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो जाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं? इसके अलावा बकरियों में होती है गिड एक लक्षण है, जिसमें मस्तिष्क पे दोनों जो सिंग होते हैं बकरियों के, उसके बीच में एक सिस्ट डेवलप करता है, कड़ा सा उभार उत्पन्न होता है, जो कि परजीवी जनित बीमारी है। और ये जिस भाग में ये सिस्ट डेवलप करता है, ये कड़ा रचना डेवलप करता है, उसके अपोजिट में बकरियां अपना सर झुका के गोल गोल घूमने लगती हैं। इनका पेट फूल जाता है, ये चिल्लाती हैं, रमती हैं और इनका जो मूवमेंट होता है वो गोल गोल होता है, जिसको हम लोग गिड कहते हैं। और इसका कोई सफल उपचार नहीं है, इसका चिकित्सा ही एक उपचार है, जिसमें कि हड्डी के जहाँ पे ये कड़ा सिस्ट होता है उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा खोल करके और इस परजीवी के अंडे को और इसके बच्चे को निकालना ही एक उपचार है। तो क्या ये जन्म से ही होता है बकरियों में? नहीं, ये जैसा मैं बताया, ये परजीवी जनित बीमारी है, जो कि बाहर में जो परजीवी रहते हैं उनके द्वारा ये अंडे और चमड़े में प्रवेश करने के बाद ये बीमारी के लक्षण आते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई बीमारी? इसके अलावा लाल पेशाब बीमारी बकरियों में होती है, जिसमें बकरियां लाल पेशाब करने लगती हैं, जो कि ये भी परजीवी जनित बीमारी है, जो जैसे अकौता भी परजीवी जनित बीमारी है। तो ये 2-3 जो बीमारियां हैं ये बाह्य परजीवी की वजह से होती हैं। इसमें जैसा लाल पेशाब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें बकरियों का पेशाब लाल हो जाता है और ये इसमें एक निमोनिया लक्षण आता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है
बकरियां पतला पखाना करती हैं और सुस्त हो जाती हैं और 2 से 3 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि बदलते मौसम में बकरियों में बहुत सारी बीमारियां होती है, तो क्या पहले से उनका कोई टीकाकरण नहीं किया जा सकता है? टीकाकरण किया जाता है और जैसे जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं उसमें हम लोग एंटीबायोटिक देकर लक्षण प्रकट होने के साथ अगर हम लोग सक्रिय हो जाएं, उसका उपचार करवा लें तो इस बीमारियों से रोकथाम की जा सकती है। लेकिन जो विषाणु जनित बीमारियां हैं उसमें हम टीकाकरण ही एक उपचार होता है। तो इसके लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं, जिसमें जैसे है BQ ब्लैक क्वार्टर, जिसमें बकरियों के पैर के ऊपर में और गर्दन में गिल्टी हो जाती है, जो कि बाद में बकरियां लंगड़ाने लगती हैं और 5 से 6 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ब्लैक क्वार्टर है, डकहा है, खुरहा, चपका है, इस तरह के टीकाकरण जो होते हैं वो बरसात ऋतु के पहले करवा दिए जाते हैं, जिससे कि इस तरह के ये विषाणु जनित बीमारियां नहीं हों और इससे इनका बचाव किया जा सके। हाँ एकदम, माने अब हम बकरी पालेंगे तो हमको दिक्कत नहीं, अब हमारे पास जानकारी है। बिल्कुल। और बकरी के साथ साथ कोई भी पशु पालते हैं तो भाई उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? अरे इरादा तो बहुत नेक है, लेकिन चलते हैं अपने कृषक भाई बहनों को लेकर के IMD पुणे। अरे हाँ, तो चलिए किसान भाइयों। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, औसतन 11 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पूरब की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। पिछले दिनों तेज हवा और वर्षा के कारण मुख्य रूप धान की लंबी प्रजाति की फसल खेतों में गिर गई है। ऐसे खेतों में अविलंब पानी निकालें और 5 से 10 पौधों को एक साथ बांध दें। इस समय किसान भाई चना, मसूर, तीसी, मटर, सरसों, तोरिया और आलू की खेती करें। चलिए, ये काम हमारा पूरा हुआ। गंद्रू भाई, और कोई काम बचा है? बिल्कुल, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और वो काम आपका है। आप हमारे जो कृषक बंधु हैं उनको पता बताइए, ताकि उनका कोई भी सुझाव हो, कोई भी समस्या हो तो वो हम तक खतों के माध्यम से पहुंचा सके। तो गंद्रू भाई, सिर्फ मेरा काम नहीं है, हमारे किसान भाई बहनों का भी काम है। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता आपको लिखना होगा। तो चलिए हम लोग दोनों मिलकर बताते हैं। बिल्कुल, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, अब हमारा समय समाप्त होने वाला है, तो हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।